कल्पना कीजिए कि 1 मिनट के लिए एक विशाल, अजीब और बहुत ही डरावना निशान है, जैसे हमारी ग्रह की देह पर कोई घाव। यह सिर्फ कोई छोटी खरोंच या क्रेटर नहीं है, बल्कि एक असली फाटाव है, जो ऐसा दिखता है जैसे इसे प्रकृति की निर्दयी शक्तियों ने बनाया हो। यह फाटाव इतना असामान्य है कि ऐसा लगता है जैसे यह जीवित है। यह बढ़ रहा है, सांस ले रहा है, आवाजें निकाल रहा है, जो मृतप्राय विशाल के भयानक, सुनसान कराह जैसी सुनाई देती हैं। इस जगह याकूतिया के पास ही स्थानीय शिकारी और जंगल के निवासी इसे दूर से ही देखते हैं और उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि यह भूमिगत दुनिया का द्वार है, अंधकार और प्राचीन रहस्यों के राज्य का प्रवेश द्वार। ये परंपराएं और किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और कहा जाता है कि रात में वहां से गूंज और भयानक खटखटाहट सुनाई देती है, जैसे धरती के अंदर प्राचीन प्राणियों, प्राचीन राक्षसों की हड्डियां टूट रही हों, जिन्हें अब कोई नहीं देखता। यह कोई उल्का पिंड के गिरने का परिणाम नहीं है, न ही किसी ज्वालामुखी के फटने का निशान है, और न ही मानव द्वारा बनाई गई कोई रचना। यह एक विशाल खाई है, जिसे वैज्ञानिक समुदाय में बटागायका कहा जाता है। यह बहुत हाल ही में प्रकट हुआ है, लेकिन पहले ही इसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर और गहराई 100 मीटर से अधिक हो चुकी है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह फाटाव रुक नहीं रहा है, यह बढ़ता ही जा रहा है। यह एक भूख लगी राक्षस की तरह है, जो अपने चारों ओर सब कुछ निगल रहा है। प्राचीन जंगल जो सदियों से यहाँ उगा है। यह स्थान एक जीवित प्राचीन देवता जैसा प्रतीत होता है, जो लंबे समय से सो रहा था और लालच से सब कुछ खा रहा है। वैज्ञानिक जिन्होंने इसकी बर्फीली, अंधेरी गहराइयों में उतरने का साहस किया, चकित रह गए। वे एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहां इस विशाल फाटाव की दीवारें सिर्फ धरती और पत्थर नहीं हैं, बल्कि यह हमारे समय में खुला हुआ एक काल और स्थान का द्वार है। स्थायी ठंडे परतों में, जो सैकड़ों हजारों वर्षों से हैं, अद्भुत खोजें मिली हैं। पूरी तरह से संरक्षित ममियां, गुफा के सिंह, प्राचीन बीजन और यहां तक कि पूरे जंगल, जो 200 या शायद 600 हजार साल पहले उगे थे। ये प्राचीन अवशेष विज्ञान के लिए अनमोल खजाना है, क्योंकि ये हमें अतीत में देखने और समझने की अनुमति देते हैं कि दुनिया और उसके निवासी कई सदियों पहले कैसे दिखते थे। लेकिन साथ ही यह स्थान एक घड़ी की बम जैसी है। यह खतरे का घर है। यदि ये प्राचीन परतें पिघलने लगीं, तो वातावरण में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें मुक्त हो जाएंगी, जो जलवायु परिवर्तन को तेज कर सकती हैं। और भी इस स्थायी ठंड में जीवित प्राणी सो रहे हैं, जो समय की बर्फीली बाहों में जमे हुए हैं और जाग सकते हैं और फिर से खतरनाक बन सकते हैं। इससे पहले कि हम अधिक विस्तृत विवरण में जाएं, मैं आपसे एक छोटी मदद का अनुरोध करना चाहूंगा। आपका समर्थन केवल ध्यान नहीं है, बल्कि इस कहानी के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान भी है। आखिरकार इस विशाल फाटाव के कारणों और परिणामों को समझना उसकी सच्ची मंशा को उजागर करने में मदद करता है। और यह समझने के लिए कि याकूतियाई जंगल में यह फाटाव इतना भयावह और अंधविश्वासों से भरा क्यों है, हमें देखना होगा कि इसे किससे तुलना किया जाता है। साइबेरिया केवल एक विशाल क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह एक विशाल हिमसार्कोफाग है, जो जमी हुई धरती में छुपा हुआ है। इसके हर हिस्से में ऐसी रहस्यमय बातें छुपी हैं, जो भयानक और रोमांचक कहानियों का आधार बन सकती हैं, जो हॉलीवुड के काबिल हैं। आइए देखते हैं इस कठोर क्षेत्र की 9 और अद्भुत खोजों और रहस्यों को, ताकि अंत में हम फिर से मुख्य विषय पर लौट सकें, नरक के द्वार और उनके भयानक रहस्यों पर। हम शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो साइबेरिया की सीमा के पास उत्तरी ओरल्स में हुई थी। इस कहानी अपनी औपचारिक सीमा से जुड़ी होने के बावजूद अपनी आत्मा और असामान्य भय के स्तर के कारण इस रहस्यमय और क्रूर क्षेत्र के सभी रहस्यों का सार बन गई है। यह घटना फरवरी 1989 में हुई थी। 9 अनुभवी पर्वतारोहियों का एक समूह, जो स्की ट्रैकिंग के शौकीन थे। क्या होता है जब आप इस रहस्यमय जगह का सामना करते हैं? तंबू के चारों ओर जो बर्फ में पड़ा था, स्पष्ट रूप से निशान दिखाई दे रहे हैं, जो ढलान की ओर जाते हैं। ये निशान उन लोगों के हैं जो नंगे पैर, केवल मोजे पहने हुए बर्फ पर चल रहे थे और अपने पीछे पद चिन्हों की एक श्रृंखला छोड़ गए थे। उनका पूरा व्यक्तिगत सामान, गर्म जैकेट, पतलून, भोजन, कुल्हाड़ी और एक छोटी शराब की बोतल तंबू के अंदर रह गया था। पास ही में पाए गए पहले शव एक विशाल देवदार के पेड़ के नीचे पड़े थे,
जो उस जगह से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था जहां कैंप था। वे नीचे के कपड़े पहने थे, जो इतनी ठंडी मौसम में बहुत ही भयभीत और भागते हुए होने का संकेत देता है। उनके पास एक छोटी आग की राख, जले हुए टहनियों और कोयले के अवशेष भी दिखाई दिए। टूटे हुए टहनियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग बचने की कोशिश में घबराहट में पेड़ पर ऊपर चढ़ गए थे। आधिकारिक संस्करण के अनुसार इस त्रासदी का कारण हाइपोथर्मिया था, लेकिन यह संस्करण बहुत ही सरल प्रतीत होता है ताकि पूरी जटिलता को समझाया जा सके। बचावकर्ताओं ने 3 और लोगों को खोजा, जिनमें डयातलोव भी शामिल था। उनके शव पेड़ और तंबू के बीच पड़े थे। उन्हें ऐसी स्थिति में पाया गया था कि वे वापस अपने शरण स्थल की ओर रेंग रहे थे, उस जगह की ओर जहां वे ठंड से बच सकते थे। लेकिन मई में जब बर्फ पिघली और जमीन उजागर हुई, तो स्थल पर 4 और शव पाए गए और यहां मौत का कारण हाइपोथर्मिया का आधिकारिक संस्करण अचानक टूटने लगा। इन शवों को 4 मीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे पाया गया और तुरंत ही सवाल उठता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ल्यूडमिला डुबिनिना और सेम्योन गोलतारिएव के शवों पर कई पसलियों में फ्रैक्चर थे। इतनी गंभीर चोटें कि पोस्टमार्टम विशेषज्ञों ने उन्हें कार से टक्कर लगने जैसी चोटें कहा। ये चोटें इतनी शक्तिशाली थीं। निकोलाई टिब्बा ब्रिन्योल का सिर टूटा हुआ था, जो स्वयं में एक मजबूत प्रभाव का संकेत है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बाकी मृतकों के शरीर पर कोई बाहरी चोट, नीले निशान या घाव नहीं पाए गए। उनकी हड्डियां इस तरह टूटी हुई थीं, मानो उन पर किसी शक्तिशाली ध्वनि तरंग का प्रभाव पड़ा हो, जो सामान्य परिस्थितियों में देखने को नहीं मिलती। और शायद सबसे भयानक तथ्य यह था कि ल्यूडमिला डुबिनिना की जीभ और गले का हिस्सा नहीं था। ऐसा क्यों हो सकता है कि उन्हें ऐसी चोटें आईं? कुछ का मानना है कि यह हिमस्खलन के कारण हो सकता है। हालांकि तंबू और सामान वहीं पर थे, गिरने या बर्फ से ढकने के कोई निशान नहीं थे। दूसरे का अनुमान है कि यह भागे हुए कैदियों के हमले का परिणाम हो सकता है, लेकिन तब कुछ चोरी या क्षतिग्रस्त होना चाहिए था, और ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। कुछ का मानना है कि जंगली जानवरों के हमले का मामला हो सकता है, लेकिन शवों पर काटने के निशान, संघर्ष के संकेत या शिकारी जानवरों के लक्षण नहीं थे। मनसी के स्थानीय निवासी, जो खुद शिकार करते हैं और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, इस जगह से डरते थे और उससे बचते थे। अंततः जांच एक ठहरे हुए मोड़ पर आ गई। सभी संकेत इस ओर थे कि पर्यटकों की मौत किसी प्राकृतिक आपदा या ऐसी घटना के प्रभाव से हुई जिसे वे पार नहीं कर सके। इस कथन प्राकृतिक शक्ति बहुत अस्पष्ट साबित हुआ और कई तरह की विभिन्न थ्योरीज जन्मी। कुछ का मानना था कि यह गुप्त हथियार का परीक्षण था, तो कुछ का मानना था कि पर्यटकों को हिममानव से सामना हुआ, और कुछ का अनुमान था कि विदेशी जीवन रूपों से संपर्क हुआ। कुछ शोधकर्ताओं ने मृतकों की त्वचा के असामान्य नारंगी रंग और उनके कपड़ों पर रेडिएशन के उच्च स्तर पर ध्यान दिया, जिससे रहस्य और बढ़ गया। आखिर क्यों नौ स्वस्थ, तैयार और अनुभवी लोग डर के मारे बिना कपड़ों के ठंड में भागे और पीड़ादायक मौत को स्वीकार किया? इस पहेली का उत्तर अभी भी 20वीं सदी की सबसे भयावह और अनसुलझी घटनाओं में से एक है। प्राचीन काल में जब मनुष्यों के पास आधुनिक ज्ञान और तकनीक नहीं थी, तो कुछ शिकारी रहस्यमय वस्तुओं को देखकर उन्हें मौसम से बचने का अस्थायी आश्रय मानते थे। ये वस्तुएं असामान्य कड़ाही या जमीन में गहरे गड्ढे जैसी दिखती थीं, और उन शुरुआती खोजकर्ताओं के लिए ये बस एक आरामदायक जगह थी जहां वे तूफान में छिप सकते थे। लेकिन कुछ समय बाद इन शिकारियों ने एक चिंताजनक पैटर्न देखा। जो भी व्यक्ति कम से कम एक रात इन कड़ाहियों के पास बिताता, उसे बहुत गंभीर बीमारियां होने लगतीं। उनके बाल झड़ने लगते, दर्दनाक घाव हो जाते, और अंत में कई लोग रहस्यमय अदृश्य बीमारी से मर जाते, जो उस समय के लिए समझ से बाहर थी। इन रहस्यमय संरचनाओं के पीछे छुपी यह भयानक रहस्य कई किंवदंतियों और अफवाहों को जन्म देता है। लोक कथाओं के अनुसार इन वस्तुओं के आसपास की जमीन मृत और बंजर है। वहां न तो घास उगती है, न झाड़ियां, और जानवर उनसे दूर रहते हैं, उनके पास जाने से बचते हैं। इन असामान्य घटनाओं का पहला उल्लेख 10वीं सदी में हुआ, जब खोजकर्ता रिचर्ड माका की रिपोर्टों में इन रहस्यमय कड़ाहियों जैसी प्राकृतिक घटनाओं का पहला रिकॉर्ड मिला। सोवियत काल में भी साहसी भूवैज्ञानिक और खोजकर्ता इन वस्तुओं को खोजने का प्रयास करते रहे।
कुछ अभियान कठिन दलदल पार कर इन रहस्यमय संरचनाओं को खोजने की कोशिश में लगे थे। हालांकि उनके रिपोर्ट या तो विभिन्न कारणों से गुप्त रखे गए थे या फिर अभियान बिना किसी सफलता के लौट आए थे, यह कहते हुए कि इन स्थानों पर अत्यधिक दलदली क्षेत्र और घने झाड़ी हैं। इस पूरी स्थिति ने कई थ्योरी और अटकलबाजियों को जन्म दिया। ओफोलॉजी के उत्साही और समर्थक सबसे साहसी संस्करण प्रस्तुत करते थे। कुछ का मानना था कि ये कुएं विशाल विदेशी जहाज के मलबे हैं जो कई हजार साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अन्य का अनुमान था कि ये प्राचीन रक्षा प्रणाली के अवशेष हैं जिसे रहस्यमय सभ्यता ने ग्रह की रक्षा के लिए बनाया था, जो आने वाले खतरे, मेटियोराइट वर्षा या क्षुद्र ग्रहों से बचाव के लिए थी। उनके अनुसार यह प्रणाली स्वचालित रूप से खतरनाक अंतरिक्ष पिंडों को नष्ट कर सकती थी, उन्हें मार्ग से हटा देती या उनके पास पहुंचने पर ही नष्ट कर देती। लेकिन समय के साथ ऐसी प्रणालियां या तंत्र टूटने लगे, उनके भाग गायब हो गए, जमीन के नीचे चले गए और शेष विकिरण आसपास के जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाता रहा। संदेहवादी का तर्क था कि ये सारी कहानियां केवल कल्पनाएं हैं, विचित्र भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जिन्हें बुलगुन्याखी या बस मिथक कहा जाता है, जो लोगों ने अनजानी घटनाओं को समझाने के लिए बनाई है। फिर भी एक सवाल उठता है, इन वस्तुओं का इतना सटीक और समान वर्णन लोक कथाओं में कहां से आया, जो पूरी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की हैं? क्या ये किंवदंतियां केवल कल्पना हैं या संयोग? 2000 में चेक शोधकर्ता इवान माचकरली ने उन स्थानों में एक अभियान आयोजित किया जहां पुराणों और पुरानी मानचित्रों के अनुसार कुएं होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने खुद रहस्यमय संरचनाओं को नहीं पाया। इसके बजाय उन्होंने आश्चर्यजनक, पूरी तरह गोल झीलें देखीं और मजबूत चुंबकीय असामान्यताएं खोजीं। इन झीलों का आकार और स्थिति अजीब थी और इन स्थानों के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र इतने मजबूत थे कि वे उपकरणों के कामकाज को प्रभावित कर सकते थे। इन खोजों ने उस रहस्यमय स्थान में रुचि को और बढ़ा दिया। मृत्यु का घाटी के नाम से जाना जाने वाला यह स्थान अपनी रहस्यों को संजोता है और आज भी रहस्यमय कुएं साइबेरिया की सबसे डरावनी और आकर्षक असामान्यताओं में से एक है। यह कहानी राक्षसों या विदेशी प्राणियों की नहीं है, बल्कि लोगों की है। और फिर भी यह इतनी अविश्वसनीय लगती है कि कई लोग इसे कल्पना मानते हैं। 70 के दशक में सोवियत भूवैज्ञानिक हेलीकॉप्टर से हाकासिया के सयान के घने जंगल में उड़ान भर रहे थे, तो उन्होंने ऊपर से कुछ अजीब देखा। एक छोटा सा क्षेत्र जिसमें लिखो परिवार का खेत था, पिता, माता और उनके बच्चे दिमित्री और अगाथिया, जिन्होंने बचपन से ही अपने आसपास की दुनिया के प्रति असाधारण जिज्ञासा दिखाई। वे दिलचस्पी से उन वस्तुओं को देखते थे जो उन्हें अजनबी और रहस्यमय लगती थीं, और सामान्य लोगों की तरह रोटी, चीनी या कैन सामग्री का सेवन करने की इच्छा नहीं दिखाते थे। उनके लिए ये चीजें अनजानी थीं और उनके पिता के अनुसार यहां तक कि पाप भी। वह दृढ़ता से मानते थे कि बाहरी दुनिया से संपर्क उसकी प्रलोभनों और कृत्रिम सुखों के साथ उनके आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता है और आत्मिक शुद्धता में बाधा डाल सकता है। इसी कारण लिको परिवार पूरी तरह से बाहरी सभ्यता से किसी भी संपर्क से बचता था। सन 1931 में वायरस संक्रमण से लंबी और पीड़ादायक लड़ाई के बाद, जिसमें उनके पास प्रतिरक्षा नहीं थी और शरीर की सामान्य थकान के कारण उनके 3 बच्चे साविन, दिमित्री और नतालिया जीवन में नहीं आ सके। वे सभी थोड़े ही समय में निधन हो गए और उनके पीछे केवल बीते दिनों की यादें रह गईं। 7 साल बाद 1988 में उनका पिता कार्प ल्याकोव, जो अपनी पूरी जिंदगी परंपरागत जीवन शैली और अपने पूर्वजों के विश्वास को बनाए रखने में बिताते रहे, का भी निधन हो गया। जीवित बची सिर्फ उनकी छोटी बेटी अगाफिया। उसकी किस्मत एक विशेष रास्ते पर चली। उसे बार बार प्रस्ताव दिया गया कि वह गांव में जाकर अन्य लोगों के साथ रहे, नई जिंदगी शुरू करे, पढ़ाई, काम और दोस्त बनाने का अवसर पाए, लेकिन उसने इन सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। साइबेरियाई तंग की गहराइयों में अनछुई प्रकृति और जंगली सुंदरता के बीच जन्मी, उसने तय किया कि वह वहीं हमेशा के लिए रहना चाहती है। अगाफिया के लिए यह सिर्फ एक विकल्प नहीं था, बल्कि भाग्य की इच्छा थी। उसने महसूस किया कि इसी जगह उसे अपने दिन बिताने हैं। आज वह ल्याकोव परिवार की अंतिम प्रतिनिधि हैं, एक जीवित प्रतीक उस युग का, उस समय का साक्षी
जब मनुष्य प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहता था, सभ्यता और उसके सुख सुविधाओं की लालसा नहीं रखता था। ये महिला ही एकमात्र ऐसी हैं जिन्होंने जानबूझकर आधुनिक शहरों और बस्तियों से दूर रहने का जीवन चुना, अपने पूर्वजों के विश्वास और सामान्य जीवन शैली को अपने हृदय में संजोए रखते हुए, सभी कठिनाइयों और अकेलेपन के बावजूद। वह हमारे पूर्वजों के जीवन का जीवन स्मारक है। और इस कठोर और अनियंत्रित साइबेरियाई प्रकृति में न केवल चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, बल्कि शांति, सद्भाव और आत्मिक पवित्रता भी पाई जा सकती है। इरकुत्स्क क्षेत्र में एक पहाड़ की दूरस्थ ढलान पर एक असामान्य संरचना छुपी हुई है, जो देखने वालों में आश्चर्य और भय का संचार करती है। यह संरचना इस तरह दिखती है जैसे वह किसी विज्ञान कथा फिल्म या उपन्यास से निकली हो। एक ऊंचा विशाल शंकु जो खंडित चूना पत्थर की चट्टानों से बना है, लगभग 15 मंजिलों वाले घर जितना ऊंचा है। इसकी आकृति लगभग पूरी तरह से गोल है, इसकी छोटी समतल और सपाट है, और केंद्र में एक छोटी सी गहराई है जो इसे एक विशाल बाज की घोंसले जैसी दिखावट देती है, जिसमें अपने चूजों को समाने की क्षमता है। स्थानीय याकुत लोगों ने इसे बहुत पहले आग वाले बाज का घोंसला कहा था, और इस स्थान से जुड़ी कई रहस्यमय और भयावह मान्यताएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि यह स्थान श्रापित है, जो मृत्यु और दुर्भाग्य लाता है। जानवर पास आते ही इससे दूर भागते हैं, और जो लोग इसके करीब जाते हैं वे अनजानी बेचैनी महसूस करने लगते हैं और उन्हें अजीब अस्वस्थता घेर लेती है। कुछ उपकरण और तकनीक भी काम करना बंद कर देते हैं, मानो प्रकृति स्वयं इस स्थान से बचाने की कोशिश कर रही हो। इस रहस्यमय संरचना की खोज पहली बार 1939 में प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता वादिम कोल्पाकोव ने की थी, और उनकी खोज ने वैज्ञानिक समुदाय को एक पहेली के सामने खड़ा कर दिया। यह शंकु सामान्य प्राकृतिक संरचनाओं जैसे ज्वालामुखी जैसी नहीं दिखती। उसके चारों ओर लावा या राख के कोई संकेत नहीं है, न तो क्रेटर हैं और न ही विस्फोट के निशान। इसके अलावा सबसे करीबी सक्रिय ज्वालामुखी हजारों किलोमीटर दूर है, और यह वस्तु मानो जमीन के नीचे से उभरी हो, न कि विस्फोट के परिणाम स्वरूप बनी हो। हमारी धरती एक विशाल प्राकृतिक फ्रिज है, ग्रह स्तर का एक बड़ा क्रायोरेज, जिसमें सैकड़ों हजारों वर्षों से जीवित प्राचीन जानवरों के अवशेष ही नहीं, बल्कि ट्रिलियनों माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और वायरस भी संरक्षित हैं, जो आज के मनुष्यों के लिए कई सवाल और चिंताएं पैदा कर रहे हैं। ये सूखी पृथ्वी के ठंडे गर्भ में रहने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म पहले कभी मानव प्रतिरक्षा प्रणाली से नहीं मिले थे, क्योंकि उससे उनका सामना नहीं हुआ था। और अब हाल के समय में वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण इस विशाल हिमखंड का बर्फीला भंडार धीरे धीरे पिघलने लगा है, अपने आलिंगन से प्राचीन रहस्यों और खतरों को मुक्त कर रहा है, जो सदाबहार हिमखंड की गहराइयों में छुपे हुए हैं। 2014 में फ्रांस और रूस के वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक प्रयोग किया, जिसने पूरे वैज्ञानिक जगत को अपनी बहादुरी और अप्रत्याशित परिणामों से हिला दिया। उन्होंने कोलिमा नदी क्षेत्र से साइबेरिया के सबसे ठंडे और विरल इलाकों में से एक 30,000 साल पुरानी प्राचीन हिमखंड के नमूने लिए। इन बर्फ के टुकड़ों को विशेष रूप से तैयार किए गए पोषण माध्यम में रखा गया, जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म अमीबा मौजूद थे। और अचानक एक आश्चर्यजनक घटना हुई। सदाबहार हिमखंड में बंद वायरस जीवित हो उठे। इस विशाल वायरस, जिसे वैज्ञानिकों ने साइबेरिक पिथोवायरस कहा, अमीबाओं उनके जीवित मेजबान को संक्रमित करने लगा और तेजी से फैलने लगा, उन्हें मारते हुए, मानो 30,000 साल बीत गए ही न हो जब यह वायरस बर्फ में बंद हुआ था। इस घटना ने दिखाया कि इतने लंबे समय बाद भी ये प्राचीन माइक्रोऑर्गेनिज्म संक्रामक और जीवित रहते हैं। सौभाग्य से यह वायरस मानव के लिए पूरी तरह सुरक्षित था। यह स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी यह पहली चेतावनी बन गया। बाद में लगभग 50,000 साल पुराने नमूनों में वैज्ञानिकों ने और भी 13 प्राचीन वायरस पाए, जिनमें पैंडोवायरस और मेगा वायरस शामिल थे, और वे सभी संक्रमित करने और मारने की अपनी क्षमता बनाए रखने में सक्षम थे। इन खोजों ने विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जैसे ही मम्मथ, ऊनी भैंस और अन्य प्राचीन जानवरों के अवशेष पिघलेंगे, वैसे ही प्राचीन रोगजनक भी मुक्त हो सकते हैं, जो हमारे पूर्वजों निएंडरथल या डेनिसोव के बीच बड़े पैमाने पर महामारी फैला सकते हैं। और यह कोई कल्पना नहीं है,
बल्कि एक वास्तविक खतरा है। 2016 में यामाल प्रायद्वीप पर साइबेरियन एन्सेफेलाइटिस का अचानक प्रकोप हुआ, जिसने 2000 से अधिक हिरणों और एक बच्चे की जान ले ली। संक्रमण का स्रोत उस हिरण का मृत शरीर था, जो असामान्य गर्मी के कारण पिघल गया था और जो इस बीमारी से 75 से अधिक वर्ष पहले मर चुका था। मृत जानवर के शरीर में छुपे हुए बैक्टीरिया का विवाद लंबे समय से शांत अवस्था में था, जो उपयुक्त परिस्थितियों का इंतजार कर रहे थे ताकि फिर से जाग सकें और अपने विनाशकारी कार्य शुरू कर सकें। ये सूक्ष्म जीव पूरे समय हिमशीतल में संग्रहित थे, बिना किसी जीवन के संकेत के, और केवल पिघलने पर ही वे फिर से सक्रिय हो गए। कौन सी और प्राचीन बीमारियां, जैसे प्राचीन चेचक, प्लेग या संभवतः कुछ पूरी तरह से अज्ञात साइबेरियन हिमनदों में छुपी हैं और अपने समय का इंतजार कर रही हैं। इन जॉम्बी वायरस और बैक्टीरिया का मुक्त होना 21वीं सदी के सबसे गंभीर और अप्रत्याशित खतरों में से एक है, जो नई व्यापक महामारी और आपदाओं को जन्म दे सकता है। 2008 में अल्ताई के डेनिसोवा गुफा में रूसी पुरातत्वविदों ने एक छोटे से प्रतीत होने वाले मामूली हड्डी के टुकड़े की खोज की, एक छोटी लड़की की छोटी उंगली की अंतिम फालांज, जो लगभग 50,000 साल पहले इन इलाकों में रहती थी। यह खोज मामूली लग रही थी और वैज्ञानिकों ने लगभग ध्यान नहीं दिया। इसे लेप्सिग के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इवोल्यूशनरी एनाथ्रोपोलॉजी भेज दिया, जहां स्वांटे पाबो नामक स्वीडिश जीनियस जीनेटिस्ट और उसकी टीम प्राचीन डीएनए का विश्लेषण कर रहे थे। और अचानक सभी के लिए अप्रत्याशित रूप से एक असली शुरुआत हुई। साइबेरिया से लेकर उष्णकटिबंधीय द्वीपों तक एक विशाल भूमि और जनजातियों की श्रृंखला फैली हुई है, जिसमें हर बिंदु अपने अनूठे रहस्यों और पहेलियों को संजोए हुए है। प्राचीन इतिहास और मानव विकास से जुड़े कई खोजों और खुलासों के बीच एक विशेष स्थान आधुनिक तिब्बतियों में पाए गए जीनेटिक सामग्री का है। यह जीन हमारे पूर्वजों की विरासत है और यह ऊंचे पहाड़ों में रहने वाले लोगों को अत्यधिक कम ऑक्सीजन और कठोर जलवायु की परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। इन जीनों के कारण तिब्बती लंबे समय तक स्वास्थ्य और ऊर्जा बनाए रख सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी जो अधिकांश लोगों के लिए असंभव लगती है। दिलचस्प बात यह है कि साइबेरियन गुफाओं में पाए गए एक छोटे से हड्डी के टुकड़े से मानव विकास के इतिहास में एक पूरी अध्याय का जन्म हुआ। यह छोटी सी खोज प्राचीन मानवों के रहस्यों को खोलने की कुंजी बन गई है, जिनकी हड्डियां आज भी वैज्ञानिकों के कई सवालों को जन्म देती हैं। हालांकि हम यह नहीं जानते कि डेनिसोवसी कैसे दिखते थे। उनका अस्तित्व निर्विवाद है। कुछ ही टुकड़ों, एक फालांज, कुछ दांत और एक जबड़े का टुकड़ा जो तिब्बत में मिला है, के अलावा हमारे पास लगभग कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। फिर भी हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये प्राचीन लोग थे और कि उनका खून आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों की नसों में दौड़ रहा है। 1933 में रूस, चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित उयाक उच्च भूमि के पठार पर नोवोसिबिर्स्क से आए पुरातत्वविदों की एक टीम नतालिया पालास्माक के नेतृत्व में एक खोज पर निकली, जिसने न केवल वैज्ञानिक विवादों को जन्म दिया, बल्कि एक वास्तविक रहस्यमय युद्ध को भी जन्म दिया। एक जमे हुए कूरगान में, जो जार्जिक संस्कृति का था, वैज्ञानिकों ने लिस्टर्न की खुदाई की एक कब्रगाह खोजी, जो सर्दियों में पूरी तरह से बर्फ से ढकी रहती थी। जब उन्होंने बर्फ को सावधानीपूर्वक पिघलाया, तो उनके सामने एक अप्रभावित शवावशेष खुल गया। यह एक प्रतिष्ठित युवा महिला की कब्र थी, जो लगभग 2500 साल पहले जीवित थी। उसके पास अंतिम यात्रा के लिए 6 सवारी और खच्चर लगाए गए थे, जो उसकी उच्च स्थिति और धन का प्रतीक थे। महिला ने रेशमी कुर्ता पहना था, जिसे संभवतः भारत से लाया गया था। साथ ही लंबी ऊनी स्कर्ट भी थी, जो उसकी समृद्ध और विकसित संस्कृति से संबंधित होने का संकेत था। लेकिन यही बात वैज्ञानिकों को इतना प्रभावित नहीं कर सकी। उन्हें चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर जटिल नीली टैटू बने थे। विशेष रूप से उसके बाएं कंधे पर बनी छवि बहुत ही आश्चर्यजनक थी। एक काल्पनिक हिरण, जिसका चोंच ग्रीफन का और सींग मकर का था। यह चित्र सिबेरियन जानवरों के अलंकरण शैली में बना था और प्राचीन स्किथियन कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता था। इस खोज ने साबित किया कि प्राचीन काल में टैटू केवल सजावट का माध्यम नहीं थे। उनका गहरा धार्मिक अर्थ था और वे आत्मा की दुनिया में प्रवेश का एक प्रकार का पासपोर्ट थे।
उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि टैटू केवल आभूषण नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण प्रतीक थे, जो मनुष्य के उच्चतर संसारों और आध्यात्मिक शक्तियों के साथ संबंध दर्शाते थे। लेकिन जैसे ही मम्मी को बर्फीले मकबरे से निकाला गया और आगे की जांच के लिए नोवोसिबिर्स्क भेजा गया, क्षेत्र में दुर्भाग्य शुरू हो गए। सबसे भीषण भूकंपें हुईं, जो पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक थीं। उसके बाद बाढ़, ओले और यहां तक कि लंबी आर्थिक संकट भी आए। स्थानीय निवासी, विशेष रूप से आदिवासी अल्ताई, मानते थे कि ये सब आत्मा के क्रोध का परिणाम है। उनके लिए उकोक पठार एक पवित्र भूमि है, जहां रहती हैं अक्का दिन, सफेद देवी, अल्ताई की रक्षक और अधोलोक के द्वार की प्रहरी। उनका विश्वास था कि वैज्ञानिकों ने इस प्राचीन देवी की शांति को भंग किया है और इसी कारण वह लोगों पर विपत्तियां और प्राकृतिक आपदाएं भेजती हैं। लगभग 20 वर्षों से शमा और बुजुर्ग लोग मम्मी को उसकी जन्मभूमि पर वापस लाने की मांग कर रहे थे। 12वीं सदी में, 2000 वर्ष पहले, इन काले, सदियों से काले पड़े टुकड़ों ने लगभग कभी भी शोधकर्ताओं या राहगीरों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। वे जमीन में समय की छाया में पड़े थे और उन्हें उनके असली मूल्य का ज्ञान न होने के कारण कोई खास रुचि नहीं थी। हालांकि सब कुछ बदल गया जब 20वीं सदी की शुरुआत में संग्रहालय के एक संरक्षक डिमित्री लोबानोव ने इन रहस्यमय प्राचीन अवशेषों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने उन्हें सावधानीपूर्वक एक साथ इकट्ठा किया और टुकड़ों से एक विशाल आकृति बनाई, जो 5 मीटर से अधिक ऊंची थी। इस तरह शिगिर्स की मूर्ति का जन्म हुआ, जिसे बाद में माना गया कि यह मानव द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी भव्य लकड़ी की मूर्ति है जो कभी पृथ्वी पर बनी। यह खोज वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को स्तब्ध कर गई, क्योंकि इसमें उस युग का संकेत था जो हजारों वर्षों पीछे जाता था। जब 90 के दशक में पिछली सदी के विशेषज्ञों ने पहली बार रेडियो कार्बन विश्लेषण किया, तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। उस मूर्ति की उम्र 9500 साल थी। इसका मतलब था कि इसे मेसोलिथिक युग में बनाया गया था, जब मनुष्यों ने नई जीवन शैली अपनानी शुरू की थी, शिकार करते थे, संग्रह करते थे और पहली कलाकृतियों का निर्माण कर रहे थे। हालांकि यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि 20वीं सदी में जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक तरीकों का उपयोग करके किए गए बाद के शोधों ने एकदम चौंका देने वाला परिणाम दिखाया। उस मूर्ति की उम्र 11,600 साल थी। इसका अर्थ था कि इसे पुराने लिस्ट्रॉन के एक संपूर्ण तने से तराशा गया था, जिसकी उम्र लगभग 150 साल थी। यानी कि वह पेड़ उस युग में उगा था जब पृथ्वी पर अभी भी हिमयुग का कहर जारी था। इसे इंसानों, शिकारी और संग्रहकर्ता ने बनाया था, जो अविश्वसनीय स्तर के अमूर्त सोच और जटिल विश्वास प्रणाली के मालिक थे। वे कला के ऐसे कार्य बना सकते थे जो अधिक आधुनिक कृषि सभ्यताओं की रचनाओं की तुलना में कला की अभिव्यक्ति और जटिलता में कम नहीं थे। लेकिन इस खोज में सबसे रहस्यमय बात इसकी उम्र नहीं थी। पूरी मूर्ति की सतह पर खांचे और चेहरे या मुखौटों की आकृतियों से भरे ज्यामितीय डिजाइन उकेरे गए थे। वैज्ञानिक इन डिजाइनों को सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं मानते, बल्कि इन्हें एक गुप्त संदेश, प्राचीन कोड के रूप में देखते हैं, जो दुनिया के निर्माण और मनुष्यों के स्थान के बारे में बताता है। मूर्ति की सतह पर कम से कम 8 पात्र चित्रित हैं, जो सख्त श्रेणीबद्ध व्यवस्था में स्थित हैं। ऊपर मुख्य त्रिआयामी छवि है और उसके नीचे सपाट चित्रों में अधिक 7 आकृतियां। ये चित्र क्या दर्शाते हैं? इन डिजाइनों के पीछे कौन से रहस्य छुपे हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जल, वायु, पृथ्वी, पौधों और जानवरों की आत्माओं के चित्र हैं। अन्य का मानना है कि इन पर जनजाति की उत्पत्ति की कहानी अंकित है और तीसरे इन्हें ब्रह्मांड का नक्शा मानते हैं, जो 3 स्तरों में विभाजित है: ऊपर आसमान, मध्य पृथ्वी और नीचे अधोलोक। ये गुप्त संदेश संभवतः मानवों के आसपास के विश्व को समझने के सबसे प्राचीन प्रमाण हैं। ये हमें 11,000 साल पुरानी परंपराओं के रूप में मिले हैं, रहस्यमय डिजाइनों और आकृतियों के रूप में संरक्षित। हालांकि इस संदेश को लिखने वाली भाषा हमेशा के लिए खो गई है और अब हम केवल उसके अर्थ का अनुमान ही लगा सकते हैं। यह सब हमें शुरुआत की ओर ले चलता है। साइबेरिया के शरीर पर विशाल खून से लथपथ घाव, बटा गायक की असफलता, जिसे स्थानीय लोग सही मायने में निचले संसार का रास्ता कहते हैं। आज जब हम जानते हैं कि साइबेरियाई सतही हिमखंड में कितनी खतरनाक और रहस्यमय बातें छुपी हैं, तो हम इस प्राकृतिक घटना के पैमाने और खतरनाक गुणों को
नए सिरे से समझने लगते हैं। यह सिर्फ एक भूवैज्ञानिक असामान्यता नहीं, बल्कि एक भव्य और भयानक घटना है। विश्व का सबसे बड़ा स्थायी हिमखंड का फाटना, जिसने प्राचीन काल की परत को उजागर किया है। कहा जा सकता है कि यह एक असली टाइम मशीन है जो उलटी दिशा में चल रही है। सब कुछ शुरू हुआ 60 के दशक में, जब लोगों ने ताइगी के हिस्सों को काटना शुरू किया। घने छाया वाले वनों से वंचित, प्राचीन, लंबे समय से भूले गए समय के अवशेष धरती की गहराइयों से, मानो एक गहरी और रहस्यमय पुस्तक से, बैठा गायक की दीवारों पर पुराने मेमथ के दांत, प्राचीन बिजौन के विशाल खोपड़ियां और ऊन वाले गैंडे की हड्डियां उभर कर आती हैं। ये अतीत के अवशेष इस तरह का एहसास कराते हैं जैसे प्रकृति ने खुद अपने स्मृतियों को छोड़ने का फैसला किया हो, उन्हें शिला जैसी कठोरता में सदियों तक सुरक्षित कर दिया हो। 20वीं सदी में दूर 2018 में इस रहस्यमय स्थान पर एक अनूठा खजाना पाया गया। एक प्राचीन घोड़े का पूरी तरह से सुरक्षित मम्मी, जिसकी उम्र लगभग 42,000 साल थी। आश्चर्य की बात है कि इसके संपूर्ण शरीर में अभी भी तरल रक्त मौजूद है, मानो समय रुक गया हो, और यह प्राचीन जीव उस युग का जीवित साक्ष्य बन सकता था जब हिमनद हमारे ग्रह के विशाल भागों को ढक रहे थे। ऐसी खोज वैज्ञानिकों के लिए अविश्वसनीय संभावनाएं खोलती है। विलुप्त प्रजातियों के क्लोन बनाने का अवसर और एक असली पार्क बनाने का, जिसमें हम हिमयुग को फिर से जीवित कर सकते हैं ताकि उसकी रहस्यों को बेहतर समझ सकें। लेकिन इन सभी संभावनाओं के बावजूद एक दूसरी ओर भी है। बैठा गायक की दीवारें जैसे प्राचीन पुस्तक के पन्ने न केवल बीते युगों की यादें संजोए हैं, बल्कि हमारे ग्रह के जलवायु के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी रखती हैं। पिछले 6,67,000 वर्षों की ये पत्थर और बर्फ की परतें हमें बताती हैं कि वर्तमान वैश्विक तापमान वृद्धि एक अनूठी घटना है जिसकी कोई मिसाल नहीं है इतने लंबे ऐतिहासिक काल में। फिर भी इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है, अंधेरा पक्ष, जिसके बारे में पूरी शक्ति से बात नहीं की जाती। यह है कि बैठा गायक जैसी दरारें और फाटने वाले स्थान, साथ ही साइबेरिया में हजारों अन्य स्थान, वातावरण में मिलियन टन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसें छोड़ रहे हैं। ये गैसें लाखों वर्षों तक बर्फ की परत के नीचे सुरक्षित थीं और अब तापमान बढ़ने के कारण ही मुक्त हो रही हैं। मीथेन, जो कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना अधिक शक्तिशाली है, एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में वैश्विक तापमान को तेजी से बढ़ाने में मदद कर रहा है। परिणाम स्वरूप जितनी अधिक गैसें निकलेंगी, उतना ही तेजी से स्थायी ठंडक पिघलेगी और पिघलना बदले में गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाएगा, जिससे एक चक्रवातीय चक्र बन जाएगा। यह एक असली जलवायु बम है जिसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और हर साल अधिक तीव्रता से काम कर रही है। लेकिन खतरे यहीं खत्म नहीं होते। इन प्राचीन गैसों के साथ साथ माइक्रोऑर्गेनिज्म भी वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं, जो लाखों वर्षों से बर्फ के नीचे सो रहे थे। ये सूक्ष्म जीव, जिन्हें कभी कभी ज़ॉम्बी वायरस कहा जाता है, बहुत खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि उनका जागरण अनिश्चित परिणाम ला सकता है। इसलिए इस रहस्यमय और खतरनाक स्थान के पास रहने वाले स्थानीय लोग बिना किसी संदेह के अंधविश्वासी भय का अनुभव करते हैं। उनका भय न केवल प्राचीन मान्यताओं पर आधारित है, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर भी है। यह क्षेत्र वास्तव में हमारी ग्रह की त्वचा पर एक खुला घाव है, जो हमें उसके दूर के अतीत के पन्ने खोलता है और संभावित भविष्य की चिंता भी जगा देता है। हर साल यह घाव फैलता जा रहा है, नई नई रहस्यों को उजागर करता है और उन शक्तियों को बाहर लाता है जिनके बारे में शायद कभी जानना ही बेहतर होता। बटा गाय का हमारे समय का प्रतीक बन गया है, एक ऐसा स्थान जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, जहां मानवीय लापरवाही और प्राकृतिक शक्तियां मिलकर एक शक्तिशाली लेकिन खतरनाक मिश्रण बनाती हैं। और जितना आगे बढ़ते हैं, उतना ही स्पष्ट होता है, यह पृथ्वी की परत पर मौजूद घाव न केवल हमें इतिहास दिखाता है, बल्कि हमें चेतावनी भी देता है कि हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ऐसी शक्तियों को जागृत न करें जो नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस कहानी को अंत तक देखा। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल मिलकर ही हम हो रही घटनाओं को समझ सकते हैं और उनके अर्थ को समझ सकते हैं। हर एक से यह याद रखने का आग्रह है, इस ग्रह का भविष्य हमारे हाथों में है और हमारे निर्णय ही तय करेंगे कि वह कैसा होगा।